अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे प्रोग्राम जो ज़बरजिंसी के ऊपर एक ख़ास ट्रांसमिशन है हम सब टीवी के, उसके पार्ट 2 के साथ फिर हाजिर हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया अंसारी। हमारे स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं हमारे साथ ज़ुल्करनैन असगर साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पोटोहार मेंटल हेल्थ एसोसिएशन के। तो बहुत सी ऐसी बातों के जवाब, बहुत सी ऐसे सवालों के जवाब जो कि हम आजकल पूछ रहे हैं ज़बरजिंसी के हवाले से, रेप के हवाले से, कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ये सब काम करते हैं और फिर भी हमारी आंखों से ओझल हैं और कुछ किया नहीं जा रहा उनके बारे में। तो बहुत से छोटे छोटे सवालात सबको मिला के आज ये प्रोग्राम का पार्ट 2 है। जो पहले प्रोग्राम में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो सेकंड पार्ट में। उम्मीद है कि आपके ये सारे सवालात के जवाब आपको मिल सकेंगे। तो हम आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर अपने स्टूडियोज़ में कि आपने टाइम निकाला और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो ये अब सवाल सबसे बड़ा आ जाता है सामने कि हम अपने माशरे को ऐसे एक्ट करने वाले लोगों से कैसे बचाएं। हम क्या सिखाएं अपने बच्चों को कि इस चीज़ से वो बच सकें। कुछ बचाव की भी होंगी तदाबीर। उससे पहले समझना ये है कि हम वो कौन लोग होते हैं जो रेपिस्ट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर का आके शख्स रेप करे, बिल्कुल, ये भी जिनसी ज़्यादती करे। 80% to 90% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मामू, चाचा, कज़न और बहुत सारे केसेस में वालिद तक जो है वो नाना दादा, ये भी सुना गया, बिल्कुल नाना दादा, और ये सारे रिश्ते में जो है वो ऐसा कर रहे होते हैं। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये समझने की है, जब कोई शख्स बच्चा खातून को ये कहता है आप मेरी बहन है, अब रिश्ते के उसको कवर में डाल रहा होता है, दैट मीन कि उसको उसके जहन में कहीं कुछ ना कुछ मौजूद है, क्योंकि वो चीज़ वो एक खातून को या बच्ची को बहैसियत तो इंसान नहीं देख रहा, खातून को वो जो है वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे देख रहा है। और जब हम बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे के केस में वो उसकी ये चीज़ और ज़्यादा जो है वो देखने की ज़रूरत है, विजिलेंट होने की ज़रूरत है माँ बाप के लिए। नहीं, मगर ये सगे रिश्तों में कैसे करें? जैसे अगर एक मामू हैं, चाचा हैं, फूफा हैं, बहनोई हैं, नाना हैं, दादा हैं, ये सारे ऐसे पाकीज़ा रिश्ते हैं जिनके साथ आप अपनी बेटी को उनके साथ भेजने में कोई आर महसूस नहीं करते। आप कहते हैं कि बाप के साथ है या मामू के साथ है, नाना दादा के साथ है, तो अब सेफ हैंड्स में है, हमें कोई फिक्र की जरूरत नहीं, भाई वो तो उनके साथ गई है। अब अगर वही जबरदस्ती कर रहे हैं तो वो बच्ची जो है उसको तो वो यही कहेंगे भाई मैं तो तुम्हारा नाना हूँ, मैं तो तुम्हारा दादा मामू चचा हूँ। तो वो किस तरह से अवॉइड करेगी और माँ भी उसको क्या सिखाएगी कि बेटा तुम किससे बचो। ये शख्स जो जैसे चोर होता है उसको वो नकब लगाता है, ठीक है। आप वो शख्स ऐसे ही होते हैं और बिल्कुल ये आम लोगों के अंदर होते हैं, रिलेटिव्स में होते हैं, और बिल्कुल ये होता है हमारे माशरे में होता है। और माँ बाप को ये बताने की ज़रूरत है बच्चे को कि अगर कोई भी शख्स आपको ऐसी बात कहता है जो कि सीक्रेट रखनी है तो वो आपने सीक्रेट नहीं रखनी, माँ या बाप को बतानी है। दूसरी बात, बच्चे को ये बताना है कि आपकी बॉडी आपकी अपनी टेरिटरी है, किसी भी शख्स को इस तरीके से हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है जिससे आप अनकंफर्टेबल हो। किसी भी शख्स को आपकी जिस्मानी बाउंड्रीज़ के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त नहीं है जिससे आप अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो जिस्म के घाव तो भर जाते हैं लेकिन जो ज़ात के ऊपर ज़ख्म लगे होते हैं वो नज़र नहीं आते, लेकिन वो सारी ज़िंदगी साथ रहते हैं। तो जब देखें इसकी भी कोई मेरे ख्याल में सिम्टम्स जिस तरह कहते हैं हर चीज़ का होते हैं, तो ये क्या सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना चाहिए कि अगर बच्चा या बच्ची किसी सगे रिश्तेदार के पास जाने से आ रही है या अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो क्या सिम्टम सामने आए होंगे, वो कैसे बिहेव करेगा वो बच्चा? सबसे पहली बात यह है कि वो बच्चा उस रिश्तेदार के साथ ज़रूरत से ज़्यादा अटैच होगा, क्योंकि वो ये कहेगा कि अगर मैं वो उसे अवॉइड नहीं करेगा, डरेगा नहीं उसकी, क्योंकि वो उसको ये डर होगा कि अगर मैंने इसको अवॉइड किया तो इसने मेरे माँ बाप को, क्योंकि ऐसे लोग कहते हैं मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा, मैं तुम्हारे बाप को मार दूंगा, इनको नुकसान पहुँचा दूंगा, तो वो उसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा अटैच होगा।
और बाकी बहन भाइयों को बहुत दफ़ा ये होता है कि बच्चे अपनी बहन भाइयों को बचाने की खातिर ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। और वो क्योंकि एक केस देखा था हम लोगों ने जिसमें कि वो बच्ची अपने एक उनके रिलेटिव थे, चचा थे, उसकी गोद में जब आते थे तो गोद में जाके बैठ जाती थी और पता चला वो बच्ची को अब्यूज़ करते थे क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे टच करते थे और ये कहते थे अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बाकी बहन भाइयों को करूँगा। तो इसलिए वो बच्ची उसके साथ ज़्यादा अटैच थी। और ऐसे लोग बच्चे को चॉकलेट देकर इस तरह से अपरेंटली इतना प्यार करते हैं कि वो बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैं उनको माँ बाप को बताऊं ना बताऊं, क्योंकि उसे ये पता होता है कि माँ बाप उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। बच्चा जो भी बताए, बच्चे की बात पे ट्रस्ट करना है। बच्चे को वो नॉलेज नहीं है, अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है, दैट मीन्स बच्चा बता रहा है तो बच्चा गलत बात नहीं कर रहा, कहानी नहीं गढ़ रहा। बच्चे को ये नहीं कहना कि वो तुम गलत कह रहे हो। फ़ौरन माँ बाप ने पैनिक नहीं होना। बच्चे के साथ इतनी स्पेस देनी है कि बच्चा खुल के बात कर सके। बच्चे को वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देना है कि वो अपने हर बात माँ बाप के साथ खुल के कर सके और वो तहफ़्फ़ुज़ उसी या ट्रस्टवर्दी शख्स के साथ कर सके। और वो तहफ़्फ़ुज़ उसी सूरत में होता है जब आप उसको उसकी अच्छी चीज़ों पे अप्रिशिएट करते हैं, उसको वार्मथ देते हैं, उसको निगलेक्ट नहीं करते, उसको ह्यूमिलिएट नहीं करते, अप्रिशिएट करते हैं, लोगों के सामने उसको उसकी बेइज्जती नहीं करते। मगर जैसे अब देखें ना, ये पावर शो की बात आ गई कि रेपिस्ट जो है वो पावर शो के लिए कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से वो शायद अपने किसी बचपन का बदला ले रहा है या वो अपनी सोसाइटी का बदला लेने की कोशिश कर रहा है और अपने को एक इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कर रहा है, अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए कुछ कर रहा है, अपने आप को, अपनी जो है वो अपने गिल्ट को सूद कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इंसेस्ट में ये बात फिर कैसे आ गई? अगर इंसेस्ट में वो बच्चे को मोलेस्ट कर रहा है, हरास कर रहा है या चाइल्ड अब्यूज में आ रही है वो चीज, तो ये पावर शो होगी यहाँ पे भी या ये कुछ और है? बिल्कुल, ये भी पावर शो है। जहाँ पे इंसेस्ट भी होता है तो वो मतलब नाना को क्या जरूरत है पावर शो की अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ? क्या इसमें कैसे पावर बच्चा उसके कंट्रोल में आ जाता है। तो नाना की क्या ये सारी जिंदगी की 60 साल 70 साल में वो एक महरूमियत ही रही थी जिन्होंने अपने ग्रैंड चाइल्ड पे निकाली, या वो पहले भी करते आए होंगे? तो वो पहले भी करते रहे होंगे। अच्छा, उन्होंने दूसरों के बच्चों के साथ भी किया होगा। अच्छा। वो बात ये है कि वो खुल के उस वक्त आती है, वो पावर उसको लगता है कि अब ये बच्चा इसके इजी कंट्रोल में है, इसकी दस्तरस में है, इसलिए वो कर रहे होते हैं। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि बहुत से एरियाज़ में ये कल्चरली एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है। इंसेस्ट, ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, अच्छा, रेप, जो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की मैं बात कर रहा हूँ। किस तरह से, मतलब कैसे सोशली एक्सेप्टेबल? क्यों सोशली एक्सेप्टेबल? ये कि वो पुरानी रवायात हैं। बहुत से इलाकों में ये देखने में आता है कि जहाँ पे सुरमा डाले हुए बच्चे को ये समझा जाता है कि ये फ़लाँ के इस्तेमाल में है। जहाँ पे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती, लड़कों के साथ जिनसी ज़्यादती, ये एक असॉडमी जो है वो एक लड़कों के साथ ज़बरदस्ती जो है वो एक नॉर्मल बिहेवियर, कल्चरली एक्सेप्टेड बिहेवियर समझा जाता है। और उसमें वहाँ की मतलब वो माँ जिसको पता है कि मेरे बेटे के साथ ज्यादती हो रही है, वो खुश चुप वो ये समझती है कि वो समझती है कि ये एक माशरे का एक अमल है, एक माशरे में ये होता है, तो इसको चलता रहने देना चाहिए। चलता रहने देना चाहिए, क्योंकि हमारी रवायात, रस्म रिवाज इसको सपोर्ट करते हैं। उन रिवायात को, उन रस्म रिवाज को भी चैलेंज करने की ज़रूरत होती है। और इंसेस्ट में भी ये भी स्टडीज सामने आई हैं कि घर में माँ को या फिर वही जो नानी है या चची हैं या फुप्पी हैं, जो भी मतलब एक फीमेल एसोसिएट है उनके साथ पार्टनर, इन लोगों की जो इंसेस्ट करें, उनको भी पता होता है कि ऐसे हो रहा है और वो भी खामोश रहती हैं। वो इसलिए खामोश रहती हैं क्योंकि खातून, अगर हम जनरली देखें तो उसको वो पावर नहीं होती। वो आवाज़ उठाएगी तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि उसको या तो मारती जाएगी या डिवोर्स होगी। और जिस खातून ने 30-35 साल एक बंदे के साथ गुजारी है ज़िंदगी, तो वो अगर उस हमारी सोसाइटी के अंदर डिवोर्स हो जाती है तो डिवोर्सी औरत की क्या रिस्पेक्ट होती है वो आप भी जानती हैं और सब जानते हैं कि सोसाइटी उसको किस तरह से ट्रीट करती है और वो कहाँ जाएगी और वो माशरे में क्या बताएगी कि किस बात पे डिवोर्स हुई। ये माशरा खातून को जब स्पेस उसकी लिमिट करता है तो ये उसी का रिज़ल्ट होता है। जब ये कहते हैं कि खातून माँ, बेटी, बीवी,
इसी रिश्तों में अच्छी होती है तो उसको बहैसियत इंसान नहीं देख रहा होता, और जब इंसान नहीं देखता तो फिर उसी सूरत में उसको वो लिमिट कर रहा होता है। तो क्या हम मतलब एक डिफरेंट एंगल से शायद ये भी कह सकते हैं कि जो माशरे की बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कर तो मर्द रहा है, जहाँ पे हम क्योंकि अभी रेपिस्ट की बात कर रहे हैं, और जैनब और वो बहुत सारी 11 और बच्चियां जिनके साथ ये ज्यादती कसूर में हुई, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम उन बच्चियों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमें हर रोज़ पता चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनके साथ ज़बरदस्ती हो रही है या उनके साथ कोई ना कोई तरीके का हरासमेंट हो रहा है। लेकिन जब हम ये बात करें अगर कि जी औरतें खामोश रहती हैं, तो क्या हम इस एंगल से भी बात कर सकते हैं कि बहुत सारी ज़्यादतियाँ माशरे में इसलिए भी पनप रही हैं और परवान चढ़ रही हैं क्योंकि हमारे सोसाइटी की ख़वातीन आवाज़ नहीं उठा रही इन ज़्यादतियों के ख़िलाफ़, और बहुत सी चीज़ों पे आंख बंद करके बैठी हुई हैं क्योंकि वो समझती हैं कि उसका रेपरकशन उन पे आएगा। उनकी तलाक की वजह से वो अपनी बेटी के साथ ज़्यादती होने पे चुप रहें, वो किसी और के साथ चुप हैं, किसी और के सामने नहीं बोल रही। तो ये मतलब आप क्या समझते हैं कि ये इसके बारे में क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या है? इसके हवाले से सबसे पहले समझना ये है कि हमारे माशरे में ताकत का सरचश्मा जो है, मंबा जो है, वो शख्स होता है जो कि मर्द को दिया जाता है। बाप होगा, भाई होगा, बड़ा भाई होगा, दादा होगा, ससुर होगा। एक अगर खातून उस रोल में आएगी तो वो भी वैसा ही परफॉर्म करने लग पड़ेगी कि वो वही अडाप्ट करेगी। यहाँ पे ये समझना ये है कि करने की ज़रूरत ये है कि ख़वातीन को आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है और मर्दों को भी एजुकेट करना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि इंसान दोनों इंसान हैं, और बच्चे को, बड़ों को, हर शख्स के लिए ये समझना ज़रूरी है कि जितनी इज़्ज़त घर की खातून की है, जितनी इज़्ज़त बेटी की है, जितनी इज़्ज़त माँ की है, उतनी इज़्ज़त दूसरी औरत की भी है। वो किसी भी काम के लिए निकलती है, क्या करती है, कौन है, लेकिन वो इंसान है, औरत है, जैसी वैसी इंसान है, जैसी आपकी माँ है, आप खुद हैं, वैसी ही औरत है। ये बात समझाने की ज़रूरत है, और ये बात उसी सूरत में समझाई जा सकती है जब हम अपनी बहुत सारे रस्म व रिवाज को, अपने बहुत सारे सोचने के अंदाज को चैलेंज नहीं करेंगे माशरे के अंदर। और वो जो कॉन्सेप्ट है कि औरत को ये कपड़े पहनने चाहिए और ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ से लेकर हर चीज़ में औरत को स्पेस देने की ज़रूरत होती है, और बच्चों को जो है वो वैल्यू करने की ज़रूरत होती है कि वो भी वैसे ही इंसान है जैसे कि बड़े इंसान हैं, और हर शख्स की, ख्वाह औरत है, बच्चा है या मर्द है, एज अ ह्यूमन बीइंग इक्वल रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ रहने का राइट है उसको। तो एक और डिबेट अभी पिछले दिनों मीडिया में आई, उसमें ये बात हुई कि हमें स्कूल के करिकुलम या सिलेबस में इसको पार्ट बनाना चाहिए, इस चीज़ को कि बच्चों को समझाना चाहिए और बच्चों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, इसे कैसे अवॉइड करें, आपको कोई हरास करता है तो किस तरह उससे बचना है, इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ स्कॉलर्स ने इसके ऊपर भी ये राय दी कि नहीं, ये बिल्कुल जी हमारे दीन के ख़िलाफ़ है कि हम छोटे बच्चों को ये बात बताएं और इतनी तफसीलात बताएं, और ये बात उनको बताना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपकी क्या राय है? सबसे पहले बात यह है कि मैं रिलीजियस स्कॉलर हूँ नहीं, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन देने में कोई हर्ज नहीं होती। पहली बात यह है, बिल्कुल, बच्चे को जब आप कुरान हिफ्ज कराते हैं, तर्जमा पढ़ाते हैं, कुरान के अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वो भी ना तालीम दें उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, जब आप वमा खलकनल इंसान, वो आयत जो है वो शुरू में पहली वही नाजिल हुई थी, वो आयत का तर्जमा अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो जब आप बात करते हैं तो अगर ये लॉजिक है तो वो फिर वो भी ना दें उसको। जब आप कहते हैं कि वो तालीम दें और बच्चे को वो तालीम ना दें जो उसकी सेफ्टी के लिए है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके मयार दोहरे हैं। उन दोहरे मयारों को चैलेंज करने की ज़रूरत है, उन पे सोचने की ज़रूरत है कि ये वो चीज़ें हैं जिस पे हमने देखना है। क्योंकि
अगर आप बच्चे को एजुकेट करेंगे, वो चीज़ें देंगे, एम्पावर करेंगे टेक्निकली, तो उनकी स्पेस कम होती है। बिल्कुल, बुराई की को पनपने की जगह नहीं मिलती जब नॉलेज इज पावर जैसे कहते हैं कि हाँ, जितना हाँ। इल्म उनके पास होगा वो बुराई से बचने फिर की वो उनमें सलाहियत लोगों होगी। को हाँ। शैतान से डरा नहीं सकेंगे। ये बात सही है। इस पे दोबारा वापस आते हैं। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक और हम बहुत ही अहम चीज़ों पे गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन साहब और हम इंसेस्ट के बारे में, ज़बरदस्ती के बारे में और ऐसे ताल्लुकात जो घर के ही अफराद रखते हैं अपने घर के बच्चों के साथ, उनको कैसे अवॉइड करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए एज अ सोसाइटी। तो वापस आते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं जुल्करनैन साहब और हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं जो आजकल बहुत से सुर्खियां हम देख रहे हैं कि छोटी बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादतियां हो रही हैं और अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया, किसी को कोई एग्जेम्पलरी सज़ा नहीं दी गई, कोई भी सामने नहीं आया। पुलिस नाकाम रही है हर फ्रंट पे ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने में कि जो ये ज़्यादतियाँ करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं और फिर भी हमारी आंखों से ओझल हैं। और यहाँ पे अवाम तरस रही है कि ऐसे लोग कब पकड़े जाएंगे, कब इनको ऐसी एग्जेम्पलरी सज़ाएं मिलेंगी ताकि ऐसे बदकिरदार और इतने वहशी लोग अपने इन जराइम से थोड़ा सा किनाराकश करेंगे और हमारी बच्चियों को यहाँ पे एक सेफ हेवन मिलेगा। तो जुल्करनैन साहब, हम अब इस बात पे आते हैं कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो बच्चों में हमें बच्चों को देनी चाहिए, बच्चों को सिखानी चाहिए हमें। सबसे पहली बात यह है कि वालिदैन के लिए ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे को समझाएं कि बच्चा एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग है। एक तो ये समझना ज़रूरी है, छोटा ज़रूर है लेकिन उसकी रिस्पेक्ट, उसका एहतराम बहैसियत इंसान ज़रूरी है। बिल्कुल, ये पॉइंट बिल्कुल मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि हम बच्चे को एक बिल्कुल ना समझ चीज़ समझते हैं कि ना वो सुन रहा है, ना वो देख रहा है, ना वो समझ रहा है, जबकि बच्चा जो है वो पैदाइश के साथ ही उसकी ये सारी सेंसेस और सारी अकल शुरू हो जाती है और वो डेवलप हो रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है और वो सब कुछ समझना शुरू कर दिया है उसने। और ब्रेन का 90% 5 साल की उम्र तक बन जाता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ समझने की है, शख्सियत के बहुत सारी जो चीज़ें फैब्रिकेशन, बेसिक फैब्रिकेशन, वो 5 साल तक हो जाती हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 5 साल बहुत अहम है, बच्चे को वहाँ पे एहतराम, रिस्पेक्ट मिलना ज़रूरी है। ठीक। दूसरी बात, बच्चे को ये समझाना ज़रूरी है कि आप जिस तरह आप रिस्पेक्टेबल हो, इसी तरह से आप अपना ख्याल रखोगे। जब अपना ख्याल रखोगे, अपनी ज़ात का, अपने जिस्म का, इसी तरह से दूसरों का ख्याल रखोगे, दूसरों की ज़ात का ख्याल रखोगे, उनका एहतराम करोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे। थर्ड, आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं, चीज़ें हैं, उनकी तोड़ फोड़ नहीं करोगे। जब आप ये चीज़ें करेंगे, बच्चे के लिए वो एक अच्छे इंसान बनेंगे। चौथी चीज़ जो समझना है पेरेंट्स के लिए कि आप बच्चे के हवाले से बच्चे के सामने बात नहीं करेंगे। जब ऐसी चीज़ें जो बच्चे के एज अप्रोप्रिएट नहीं हैं, वो उसके सामने ना डिस्कस करें, उसके बारे में बात उसके सामने ना करें। पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके कौलो फेल में तजाद ना हो। ठीक है। और आप जब कह रहे हैं कि बच्चे के सामने उसके बारे में बात का मतलब थोड़ा सा वजाहत? उसमें ये है कि बच्चे के हवाले से कोई ऐसी बात जो कि बच्चे के सामने नहीं करने की है, ठीक है, वो उसके सामने ना करें। अच्छा, ठीक और है। वो मसलन माँ बाप को ये मालूम होता है, उनके पास ये होती है यार्ड स्टिक के, वो मसलन बच्चे के हवाले से उसको जिस तरह मुराद में देता हूँ, इससे एग्जांपल देता हूँ, बच्चे के नालायकी या अगर कहीं पे कोई थोड़ा सा
होमवर्क नहीं करता या कोई ऐसी चीज़ करता है जो उसका बचपन है, और आप ये कहते हैं कि ये बच्चा तो बहुत शैतान है, देखो ये कितना बुरा बच्चा है, फलां का बच्चा। दूसरी बात, डिग्रेड करते हैं, डिग्रेड करते हैं, लोगों के सामने ह्यूमिलेट करते हैं। दूसरी बात, बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें। तीसरी बात, बच्चे को फॉल्स होप ना दें। चौथी बात, बच्चे के सामने किसी किस्म के आपके कोलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। बच्चे को आप ये कहते हैं कि सच बोलो, और फिर कहते हैं कि बेटा फ़ोन आए तो उठा के कह दो कि पापा घर पे नहीं है। तो वो तो बहुत बड़ा तजाद। बच्चे को ये कहें कि फलां कल आए तो उन्हें कहना मैं घर पे नहीं हूँ, और मोबाइल पे बैठे हुए कह रहे हैं कि हाँ मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं बिजनेस मीटिंग में हूँ या मैं किसी और के आया हुआ हूँ। जब आप बच्चे के सामने ये बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप बिहेवियर से उसको ये बता रहे हैं कि हाँ झूठ बोलना जस्टिफाइड है। तुम नहीं बोल सकते लेकिन मैं बोल सकता हूँ। हाँ, ये डबल स्टैंडर्ड की जो मैं बात कर रहा था, जो पीछे आपने बात की थी बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स की, यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ आपके व्यूवर्स के लिए भी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मज़हब और रियासत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको मुख्तलिफ रहना। जब आप मज़हब के साथ रियासत को मिक्स करते हैं तो फिर उस तरह के बिहेवियर सामने आते हैं जो हमारे यहाँ जो है वो आ रहे हैं, और उसमें फिर कन्फ्यूजन होती है। और ये समझने की ज़रूरत है कि रियासत के किरदार, रियासत का काम और आपकी जो सोशल चीज़ें हैं और पब्लिक चीज़ों और प्राइवेट चीज़ों में डिफ्रेंसीशन ज़रूरी है। और मज़हब हर शख्स का ज़ाती मामला होता है, ज़िंदगी के हर मैदान के अंदर उसको लेके आने का मतलब यह है कि आप अपनी राय दूसरे पे मुसल्लत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जो कि आजकल हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ को एक मज़हब की नज़र से ही देखा जा रहा है। क्योंकि वही वाला क्वेश्चन दोबारा आ जाता है कि जी औरत ये कपड़े पहन के गई तो क्योंकि शरई हुक्म ये था और शरई हुक्म के ख़िलाफ़ हुई, इस वजह से उसने जो प्रोवोक किया रेप और अपने ऊपर खुद ही ये मुसीबत तारी की। तो ये आप रिलीजन को और उसकी ज़ाती ज़िंदगी को मिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अब ये तो हो गया कि बच्चों, पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि 5 साल तक बच्चे की जो शख्सियत है वो काफ़ी हद तक या 90% तक मुकम्मल हो चुकी होती है, और जो उसकी तबीयत, उसका नेचर आगे चल के होना है वो मुकम्मल हो गया होता है। तो अब पेरेंट्स को और क्या समझने की ज़रूरत है कि वो और क्या करें कि बच्चे की नशोनुमा में कोई ऐसी कमी ना रहे, तरबियत में स्पेशली। सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को अगर कोई काम करता है उसको अप्रिशिएट करें। बच्चे के साथ अगर उसके हवाले से कोई काम करते हैं तो उसको इन्वॉल्व करें। आपके साथ बच्चे की स्पेस आप उसको इतनी दें कि हर बात खुल के बच्चा आपके साथ कर सके। जब बच्चे को ये करते हैं तो बच्चा कोई भी बात होगी वो आपको बताएगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ अप्रिशिएट करने का रिवाज नहीं है। अप्रिशिएट करें, बच्चे को ये बताएं कि हाँ आप इम्पोर्टेंट हो। डिसिप्लिन करने के हवाले से ये है कि बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, मेक हिम और हर रिस्पॉन्सिबल उसकी एज के मुताबिक। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और उसको इंडिपेंडेंस भी देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी शख्सियत अच्छी उभरती है। और बच्चे को जब आप स्नब करते हैं, हिमलेट करते हैं और उसके सामने रोल मॉडल इस तरह के रखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी शख्सियत ऐसी होती है। क्योंकि बच्चा जितनी बार टीवी के अंदर, जितनी बार मीडिया में देखेगा कि रेप वाली बात हो रही है या ऐसी कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो रहा है, जितनी बार बच्चा सुनेगा बच्चा उतनी बार उसको इमेजिन करेगा और बच्चे पे उसका 10 टाइम मल्टीप्लिकेशन होती है, उस पे उसका बहुत गहरा उसकी ज़ात पे असर पड़ता है। तो अब ये तो मीडिया में अब बहुत सी ये खबरें ऐसी टीवी पे चल रही होती हैं, लाउंज में टीवी लगा होता है और बच्चा तो हर उम्र का बच्चा, बूढ़ा बुजुर्ग, हर कोई वहाँ मौजूद होता है। तो अब तो ये आम फहम सी बात है, उससे छुपा तो सकता नहीं इंसान। दैट मीन्स कि बच्चों को ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो रहे हैं, उसको वो सदमा पहुंच रहा है जब वो सुन रहा है ऐसी बात। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इफ़ेक्ट है कि जब मीडिया पे बात होती है तो वो सनसनी के साथ होती है, और उस सनसनी के साथ जब न्यूज़ कास्टर ने उस बात को इस तरह से बताना है कि जैसे बहुत बड़ी कोई बात हो गई, और उस पे जब होती है बड़ी बात नो डाउट, लेकिन उनके बताने के अंदाज से
रोंगटे खड़े होते हैं इंसान के। तो बच्चे के लिए वो जितनी बार वो खबर सुनेगा उतनी बार उसके लिए ट्रामा होगा। माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि टीवी बच्चे के एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। मगर ये कुछ हेल्प नहीं करेगा कि अगर इस तरह की कोई ट्रॉमेटिक न्यूज़ आ रही है और इतनी हेडलाइंस बन रही हैं और जाहिर है कि वो अपने घर नहीं तो किसी और के घर सुनाएगा, तो क्या वहां पे हम बच्चे को बिठा के ये बात आसान जबान में समझा भी सकते हैं जिससे उसके दिमाग में इतना ट्रॉमा ना हो? पहली बात तो ये है कि मैं एज अप्रोप्रिएट कह रहा हूँ। जो एक सर्टन एज से छोटे बच्चे हैं उनको ये बात बताई जा सकती है, लेकिन बच्चों के साथ ये डिसिप्लिन किया जा सकता है कि इतने बजे तक टीवी देखेंगे, इतने बजे के बाद टीवी बच्चे नहीं देखेंगे। जब आप ये डिसिप्लिन करते हैं, आप ये खुद अंदाज़ा कीजिए, अगर एक 13 साल का बच्चा या बच्ची एक जैनब की लाश, वो जो है डेड बॉडी की जो है पिक्चर फेसबुक पे शेयर करेगा, तो आप ये खुद सोचिए कि हम उसको क्या बता रहे हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर ये होना जस्टिफाइड है। दैट मीन्स कि वो क्या लर्न करेगा, ये आप खुद उससे इमेजिन कीजिए कि क्या क्या चीज़, वो इम्यून हो जाएगा, उसका वो सेंसिटिविटी लेवल नहीं होगा, वो उसको एक नॉर्मल बिहेवियर लेगा कि ये तो होता ही है दुनिया में, तो कोई बिग डील नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है, क्या हुआ। तो ये चीजें भी बच्चे के बचपन में जब ये चीजें एक्सपोज वो होता है इन चीजों को, अननेसेसरीली इंफॉर्मेशन, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उसको दी जाती है, उसकी वजह से भी उसके दिमाग पे वो असर होता है जो उसको बड़े होके एक कोल्ड ब्लडेड या कोल्ड हार्टेड इंसान बनने में मतलब बनाता है उसको ऐसा इंसान। बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अच्छा, और एक और बात ये ज़रूर मैं आपसे करूँगी कि जो रेप केसेस हैं, क्या ये कोई सोशल स्ट्रेटा स्पेसिफिक भी हैं कि जी इतना मोहल्ले में रहने वाले लोग ये करेंगे या गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा ये करते हैं कि शहर में या पढ़े लिखे, क्या इसकी तालीम से, ना तालीम याफ्ता से या किसी और चीज़ से भी कोई इसका है? रेप का ताल्लुक अगर हम देखें तो हर तबके में होता है, हर जगह पे होता है, पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे लोगों में भी होता है। इवन मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि मैरिटल रेप जो होता है, शादीशुदा जो है वो ज़बरजिनसी जो होती है वो भी होती है, यानी कि मियाँ अपनी बीवी के साथ भी रेप करता है, और ये भी होता है, और इसको बहुत सारे लोग एक्सेप्टेंस नहीं है, और ये हर तबके के अंदर होता है। होता ये है कि अगर किसी गरीब के यहाँ हुआ या कहीं ऐसी बस्ती में हुआ, उस पर तो बहुत आवाज़ उठा ली जाती है, और अगर कहीं अमीर उसमें हुआ तो वो कहीं रिपोर्ट नहीं होता, वो बहुत ज़रा एक्विंटेंस रेप में चला जाता है, और उसमें वो फिर कहीं पे उस पर बात नहीं होती, उसके हवाले से जब रिपोर्ट नहीं होगा तो उस पर बात नहीं होगी, उसकी अंडर डिस्कशन नहीं आएगा, और उसको एक जो है वो बात नहीं होगी तो उसके हवाले से काउंट ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे फिगर्स जो हैं वो पढ़े लिखे तबके में भी पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे फिर एक जो सबसे अहम सवाल उठता है वो ये है कि स्टेट का यहाँ पे क्या फराइज हो रहे हैं, क्या है उसकी मतलब उसे क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए? स्टेट को इन चीज़ों के हवाले से कानून साजी जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, सिस्टम प्रोसीजर स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा इस हवाले से लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। इतना सिस्टम इतना सॉलिड होना ज़रूरी है कि अगर हेल्पलाइन हो जहाँ पे लोग वो डायल करें विदाउट बीइंग जो है वो स्कोल्डेड या उस तरह से इग्नोर्ड, उनको हेल्प असिस्टेंस मिले ताकि लोग उस पर रिपोर्ट करा सकें, उस पर बात कर सकें, और उनको वो ये यकीन हो कि उनको इंसाफ मिलेगा। एक तो ये है। दूसरी बात ये है, स्टेट को ये भी करने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों को रिलीजन के साथ से नत्थी ना करें, इन चीज़ों को एज आ क्राइम देखे। जो एक माइंड सेट है कि ये औरत ने जो है वो किया होगा, प्रोवोक किया, उस माइंड सेट को डिस्करेज करने की ज़रूरत होती है। और इसको भी डिस्करेज करने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे बहुत से लोग ये कहते हैं भी सुनाई दिए कि जी ये तो साइकोपैथ है, वो तो है ही पागल, वो तो उसके साथ बचपन में ऐसे हुआ तो वो तो ऐसे ही करेगा, तो वो तो ऐसे कर रहा है, तो मतलब उसको तो हमने बरिया जमा कर दिया कि भाई वो तो है ही पागल,
उससे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे? आप अपनी बेटियों की कुर्बानियां देते जाएं, क्योंकि वो तो साइकोपैथ है, वो तो करेगा यही। तो ये क्या एक एटीट्यूड है लोगों ये का? एटीट्यूड, इसको मैं ये देखता हूँ कि ये फिर अगेन रेपिस्ट को जस्टिफिकेशन देने वाली बात होती है। क्योंकि ये देखते हैं कि जब आप इस तरह से बात करेंगे तो दैट मीन्स कि आपने उस शख्स को, जो कि उसने क्राइम कमिट किया, किसी की ऑक्यूपेशनल मर्डर किया किसी शख्स का, तो उस शख्स को वो स्पेस दे रहे हैं कि तुमने जो किया ठीक किया, क्योंकि ये बिहेवियर तुम्हारा जस्टिफाइड है। दैट मीन्स कि आपने उसको वो स्पेस दे दी। और ये इसीलिए होता है कि ये बहुत सारे लोग रिलीजन का और ऐसी ट्रेडिशंस का, रस्म व रिवाज का सहारा लेते हैं अपने आप को शेल्टर देने के लिए। तो और माशरा भी उनको शेल्टर दे रहा होता है, क्योंकि माशरा रिवायती तौर पे सोचते हैं हम, और हम उस चीज़ों से हट के नहीं सोचते, और हम उस चीज़ को सेपरेट नहीं कर पाते, और इसकी वजह से माशरा भी उनको फिर सपोर्ट दे रहा होता है, और ट्रू टीचिंग्स जो होती हैं उनको नहीं समझ रहा होता, उनकी टीचिंग्स की स्पिरिट्स को नहीं समझ रहा होता, और उस पे जो है वो उसको, और क्योंकि वो जो ये माशरे का ज़हनी खलल है बहैसियत माशरा कि उन चीज़ों को वो कवर दे रहा है, वो उस चीज़ को उस तरह से नहीं कर रहा, क्योंकि ये माशरे माइंड सेट है, और यही माइंड सेट किसी रेपिस्ट को जो है वो जस्टिफाई करता है, और उसको वो स्पेस प्रोवाइड करता है कि वो फिर कानून से भी बचता है, बहुत सी जगहों पे बचता है, और बहुत से लोग उसकी सपोर्ट में भी जो है वो आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, ख्वाह वो मीडिया में हो, क्योंकि मीडिया भी माशरे का पार्ट है, ख्वाह जुडिशरी में हो, ख्वाह कहीं पे भी हो, वो फिर उसकी सपोर्ट कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच जुल्करनैन साहब, आप हमारे साथ आए और बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवालों के आपने जवाब दिए, और उम्मीद है कि बहुत से ऐसी बातें हम सबकी समझ में आएंगी जो कि अभी तक हम सोच विचार में लगे हुए थे। थैंक यू। तो नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, और हम आज की जितनी गुफ्तगू है, उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। बहुत से आपके सवालात के जवाबात इस प्रोग्राम में थे, और इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो रेपिस्ट जो हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, माओं के साथ, या किसी और रिश्ते में जो भी हमारे साथ ख़वातीन हैं उनके साथ ज़्यादती करते हैं, वो कोई साइकोपैथ नहीं है, वो किसी भी रहम के मुस्तहक नहीं है, और उनको एक जहनी मरीज़ के तौर पे हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक अमल है जो वो दानिस्ता तौर पे प्लान करके करते हैं, वो अचानक से रेप नहीं कर देते। और ये बात कहना कि ये गलती औरतों की है, औरत ही प्रोवोक करती है रेप को, तो फिर ये कैसे जस्टिफाइड है कि छोटी छोटी बच्चियां, जो 3 साल की बच्ची है वो क्या प्रोवोक कर रही है रेप को, एक 7 साल की बच्ची है वो क्या प्रोवोक कर रही है रेप को? वो तो मार दी गई, वो तो अभी तक उसने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी तो वो ख़त्म हो गई, तो उसने क्या प्रोवोक किया था, क्या इनवाइट किया था? तो ये माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है, और हमें अपने बेटे और बेटियों को ये समझाने की ज़रूरत है कि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम उनको ज़रा सी भी स्पेस देते हैं, डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको अप्रिशिएट नहीं करते, उनको घर में प्यार नहीं मिलता, उनको उनकी घर में तारीफ नहीं होती, उनको हर वक्त रद्द किया जाता है, उनका मुकाबला किया जाता है दूसरे रिश्तेदारों के बच्चों के साथ, तो उनमें एक एहसास कमतरी पैदा होती है जो कहीं ना कहीं बड़े होके किसी ना किसी फॉर्म में निकलती है, और वो माशरे में अपने, या तो वो अपने लिए नुकसानदेह वो हो जाती है उनकी वो एहसास महरूमी, या वो दूसरों के ऊपर तशद्दुद करके, जब ज़बरदस्ती करके, या किसी और हरासमेंट का फॉर्म अपना के वो माशरे में एक बुरे इंसान ही बन के आगे निकलते हैं। तो हम सब का फ़र्ज़ है, एज़ पेरेंट्स, एज़ नेबर्स, एज़ फ्रेंड्स, जिस भी रिश्ते में हम हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी न्यू जनरेशन और जो छोटी नन्ही मुन्नी जनरेशन है उसको इतना प्यार दें, इतना एहतराम दें, इतनी अप्रिसिएशन दें, इतनी रिस्पेक्ट दें कि वो एक बुर्दबार और रिस्पेक्टेबल किस्म के सिटीजन्स आगे बढ़ के निकलें, कॉन्फिडेंट हों, और उन्हें पता हो कि गलत क्या है, सही क्या है। तो इस सोच के साथ हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं, और अगले प्रोग्राम के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।
Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.